हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, जो कि है आपका स्टैट्स वाला पार्ट। और इसका एक पहला लेक्चर मैं आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने देख लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ डाटा की यहाँ पे बात की थी। और जिस कोर्स की हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसका नाम है सांख्यिकी अधिकारी, राइट। तो यहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ डाटा समझ लिए, कितने टाइप का डाटा होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, जिसको ग्रुप डाटा भी बोलते हैं, लास्ट वाला ये जो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक्चुअली एक सेंट्रल वैल्यू होती है, राइट। एक्चुअली है क्या, इसका मतलब ये समझिए, जैसे आपके पास कोई भी ग्रुप ऑफ डाटा है, तो उस ग्रुप ऑफ डाटा को एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर आप शो करना चाहें तो किस तरह से आप शो करने वाले हैं, तो वही चीज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एक मिड वैल्यू होती है आप कह सकते हो, या सेंट्रल वैल्यू होती है। और एक चीज और, एग्जैक्टली आप इसको सेंट्रल वैल्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मैंने आपको एक बात कही है कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होती है जो उस पूरे ग्रुप की हमको इंफॉर्मेशन दे दे, राइट। तो इसमें एवरेज हो सकता है, मीन हो सकता है, मोड हो सकता है, ठीक है। अब एवरेज में जनरली आप क्या कहते हो कि एवरेज जो आपका होता है वो आप जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका आप सम करते हो और जितनी ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर देते हो, ठीक है। वो एक कह सकते हो कि मिड वैल्यू आपको मिल रही है। मीडियन की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपको डाटा दिया होता है उसको आप अरेंज करते हो, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, उसके बाद मीडियन निकाल देते हो उसकी। और ये दो टाइप का डाटा होता है, इवन नंबर्स होते हैं सीरीज में और ऑड नंबर्स होते हैं। तो उस केस में आपको पता है मीडियन कैसे निकाला जाता है, अगर नहीं पता है तो उसको भी हम करते हुए चलेंगे, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये भी क्या एक टाइप से आपकी मिड वैल्यू होती है, एक सेंट्रल वैल्यू होती है। बट अगर आप मोड की बात करते हैं तो मोड में क्या शो होता है आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी जो भी आपको ग्रुप ऑफ डाटा दिया हुआ है तो उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। अब एक कॉमन सा एग्जांपल उठाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप इस पेपर को देने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जनरल इसकी एज क्या होगी, जैसे कि आपने काफी हद तक पढ़ाई कर रखी है, राइट। तो यहाँ पे जो इस पेपर को दे रहे होंगे तो उनकी एज क्या होगी, मान लेते हैं 27 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 28 साल के होंगे या 30 साल के होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस एज ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो मैं ऑन एन एवरेज एक वैल्यू बोल दूंगा 27, ठीक है। मान लो जितने भी इसमें ग्रुप में पीपल हैं उनकी एज मान लेते हैं कितनी होगी, 25, 26, 27, 28, 30, 29, राइट। ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे, ठीक है। बट उनका एक, अगर हम इस पूरे ग्रुप ऑफ डाटा को एक नंबर में समझाना चाहें तो हम ये बोल देंगे ऑन एन एवरेज। क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल सकते हैं, राइट, इनका मीडियन निकाल सकते हैं, या एक मोड इनका निकाल दें, तो उससे हम पूरे डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ नॉर्मली बात मान के चलूँ, मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज इसका कितना निकल के आने वाला है, मान लो ऑन एन अप्रॉक्स जो इसका एवरेज निकल के आएगा 27 निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि इस एज के आपको लोग यहाँ पे ज्यादा दिखेंगे, मान लेते हैं ऐसा। अब मान लो ये तो मैंने एवरेज के थ्रू शो किया आपको, राइट। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एवरेज बोलो, ठीक हो गया। और दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम मीडियन ले सकते हैं, ठीक है। जब इस डाटा को हम अरेंज करेंगे तो उसके बाद हम जब इसकी मीडियन निकालेंगे तो जनरली वो मिड वैल्यू निकल के आएगी, और मिड वैल्यू में आपको ऑन एन एवरेज 27 दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जनरल आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। तो उसमें जो एज निकल के आ रहेगी, मान लो 27 साल के यहाँ पे लोग हैं जो इस पेपर को दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको मोड से समझाऊं, मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 27 साल के लोग हैं जनरली, मतलब एक मिड एज आपको पता लग गई कि 27 साल के लोग तो इसमें होंगे जो इस पेपर को दे रहे हैं। अगर आप मोड निकालते हो तो मोड क्या देगा, आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे देगा कि उसमें कितने साल के लोग हैं। यानी कि अगर मैं बोल दूं यहाँ पे ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मान लो आपको 31 या 32 दे दे, तो इससे आपको क्या आइडिया लगता है कि इसमें जो मैक्सिमम साल वाला बंदा है वो 31 साल या 32 साल का है, तो बाकी जो और बंदे होंगे वो 31 साल से कम होंगे या 30 साल से कम होंगे। इसका आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, राइट। तो यानी मोड, जो आप मोड देख रहे हो, मोड ने आपको एक सिंपल डाटा बता दिया कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ पे लोग हैं वो मैक्सिमम उनकी एज कितनी है, 31 साल है या 32 साल है, राइट। तो इससे भी आपको पूरे ग्रुप ऑफ डाटा का आइडिया लग गया। अगर मैं यहाँ 27 की बात करूँ एवरेज वैल्यू की, तो उससे भी आपको आइडिया लग गया कि इसमें जो आपके लोग यहाँ पे पेपर दे रहे हैं तो उसमें ज्यादातर लोग कितनी एज वाले हैं, 27 साल के हैं, राइट। ऐसी मीडियन से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे जो ज्यादातर लोग पेपर दे रहे हैं उनकी एज 27 साल है। तो आई होप आपको यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। इसको हम 3 तरीके से निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मीन, मोड, मीडियन। अब थोड़ा सा इसको और कैटेगराइज करते हैं ताकि आपको और इसमें क्लियरिटी आ जाए कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, चलिए।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको टाइप बताया, मैंने आपको मीडियन, मोड और मीन के बारे में बताया, थोड़ा सा इसको और कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक बात करूँ पोजिशनल मेजर की और दूसरा मैं बात करूँ मैथमेटिकल मेजर की, तो पोजिशनल मेजर में क्या आता है आपका, मीडियन आता है और मोड आता है, ठीक है। अब मीडियन और मोड जो मैं यहाँ पे पोजिशनल मेजर में ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक रैंडम डाटा की बात करूँ, यानी कि इंडिविजुअल डाटा की बात करूँ, तो इंडिविजुअल डाटा में क्या होता है, अगर आपको कोई रैंडम डाटा यहाँ पे दे दिया तो उसको देख के आप क्या कह दोगे कि इसका मोड इतना होगा, मोड इतना, मतलब कैसे बताओगे, जो भी आपको रैंडम सीरीज दी होगी उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा, राइट। तो हमें डाटा को देख के, उसकी पोजीशन देख के हम बता देंगे कि यहाँ पे इस डाटा की जो मोड है, यानी इस डाटा का जो मोड है वो इतना है। और मीडियन की अगर बात करें, डाटा को थोड़ा सा अरेंज करें, तो उस अरेंज करने के बाद जो मीड में वैल्यू आ रही होंगी, यानी कि अगर मैं दो टाइप के डाटा की यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं रैंडम डाटा ही ले रहा हूँ और उसमें दो टाइप के डाटा की बात कर रहा हूँ, पहला डाटा कौन सा है आपका, जब यहाँ पे जो टोटल मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए हैं वो क्या है, ऑड है। तो ऑड में क्या होता है, आप सीधे क्या करो, जितने नंबर हैं, जैसे मान लो जो सीरीज है उसमें 10 नंबर्स हैं, नहीं 11 नंबर्स हैं, मैं पहले और डाटा ले रहा हूं, तो 11 नंबर्स हैं, तो उसमें मिड वैल्यू कौन सी निकल के आएगी। अच्छा, मिड वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इससे पहले एक काम करना, जो भी डाटा दिया होगा आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या करना, उसमें जितने नंबर है, जैसे मान लो एक सीरीज है उसमें 11 आपके नंबर्स हैं, ठीक है, वो कुछ भी नंबर्स होते हैं, आपने असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया, तो 11 + 1/2, यानी कि अगर मैं उन नंबर्स को एक n, कैपिटल N से उसको मेजर कर लूं, तो n + 1/2, यानी उसमें एक आपका मिड पॉइंट निकलेगा। तो इसके मतलब क्या हो गया, अगर 11 नंबर उसमें, तो 11 + 12/2, यानी कि 12/2, यानी छठवां पार्ट। उस सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर को, उस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसमें जो छठवां नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है, पोजिशनल मेजर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रैंडम, यानी इंडिविजुअल डाटा की बात कर रहा हूँ। हालांकि जब आपका डाटा डिस्क्रीट होगा और कंटिन्यूस होगा तो उसमें भी इसके फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है, बट एक टाइप से आप इसको समझ सकते हो, ये पोजिशनल मेजर है, राइट। अब दूसरा आपका आता है यहाँ पे क्या, वो आता है आपका मैथमेटिकल मेजर, तो जिसमें आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकल के आता है, ठीक हो गया। अब एक बेसिक सा आइडिया आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, उसको बाद में जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उनको और डिटेल में सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेंट्रल टेंडेंसी में ये मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपका बनना ही बनना है। तो अभी बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं। जैसे हम बात कर लें कि जैसे दो नंबर हैं ए और बी, क्योंकि इनके हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं और उसको हम कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं। एक बार को तो हम इनकी पोजीशन देख के इनका आंसर दे सकते हैं, बट इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं। इससे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, पहला है आपका पोजिशनल मेजर और दूसरा है आपका मैथमेटिकल मेजर। अब मान लो ए और बी दो नंबर है और उसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना निकलता है, am = a + b/2। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया किसका, उन दो डाटा का, यानी ए और बी का अर्थमेटिक मीन हो गया। अगर मान लो मुझे इस ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता तो ज्योमेट्रिक मीन कितना निकल के आता, रूट के अंदर ए बी। एक बेसिक फॉर्म है, आप समझ लो, क्योंकि यही फॉर्मूले आप कहां यूज करने वाले, जब इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तीसरा हार्मोनिक मीन है, तो इसका हार्मोनिक मीन निकल के आता है 2ab/a + b, ठीक है। ये हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन। तो एक्चुअली जो आपका मीन होता है, हमने तीन चीजें बेसिक पढ़ी थी ना, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। तो मीन वाला पोर्शन कहां आ गया, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें आ गया। तो उसमें कौन कौन से मीन हो गए आपके, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर a b। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 2ab/a + b, जहां पे a और b के हैं दो नंबर्स हैं, यानी डाटा की दो वैल्यूज हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा, और पहले तो हमने बेसिक पढ़ा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और उसके हमने टाइप पढ़े और फिर टाइप को हमने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया, जिसमें आपके दो टाइप आए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद इनमें कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो और भी किस तरह से चीजों को सॉल्व किया जाता है उसको हम समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। और अभी मैं आपसे कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपके बहुत काम के हैं, तो बहुत ही बेसिक, बट इनसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इनके जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से इनको डिस्कस करेंगे, चाहे वो मीडियन के हो चाहे वो मोड के हो, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको जो बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं उनको प्लीज ध्यान से देखिएगा, वो भी बहुत काम के क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। ठीक हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। है तो इजी और आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। 15, 20, 25, 18, 14, 15, 25, 15, 18, 16, 20, 25, 20 x एंड 18, ये आपको यहाँ पे एक रैंडम डाटा दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका मोड बताना है और साथ में, अच्छा आपको मोड इसका क्या है दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। तो आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन क्यों है, इसको थोड़ा पहले डाटा को ना थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिए। कैसे, जैसे 15 है, 15 के कितने रिपीट हुए हैं, 1 2 3, बस ठीक है। 15 3 बार आया हुआ है,
उसके बाद 15 से बड़ा कोई नंबर आपको दिख रहा है, 15 के बाद 18 दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे 16 भी है। चलो 15 के बाद 16 कितनी बार आया हुआ है? 16 यहाँ पे मुझे एक बार ही दिख रहा है, तो 16 1 आ गया। उसके बाद देखिए 20, नहीं 18 भी है इसके बाद, तो 18 को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 18 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 और 3 बार यहाँ पे 18 आया हुआ है। उसके बाद 19 तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा 14 भी है, चलो कोई बात नहीं, तो 14 को पहले लिख लेंगे। तो इससे पहले 14 है और 15 है। अच्छा 15 में लिखूँ, 14 भी है यहाँ पे, मुझे एक 14 दिखा। 14 कितने बार है? एक बार है, तो 14 को आप 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? 18 के बाद 18 के बाद 18 के बाद 20 है, डायरेक्टली 20 दिख रहा है, 19 कहीं है नहीं, तो 1 2 3, 20 यहाँ पे 3 टाइम्स है। उसके बाद देखो 20 के बाद कौन सा है? 21 कहीं है? नहीं है। 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 है। 25 ठीक है। 25 कितने देखो? 1 2 3, ठीक है 25 3 है। अब काउंट कर लेते हैं, कोई हमसे गलती तो नहीं हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 ठीक है। ये 15वां आपका क्या है? x है, क्योंकि ये हमारा भी छूट गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये हमारे टोटल आप जोड़ोगे तो 14 निकल के आएंगे। ठीक हो गया। अब आपको बताया क्या गया कि मोड कितना है इसका? 25 है। तो मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, यानी 25 एक ऐसा नंबर होगा इस पूरे में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो अब आप चेक करते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रही है आपको सबसे ज्यादा नंबर किस किसके दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। और मोड किसको होना है? मोड होना है किसको? 25 को। तो सिंपल सी बात है, अगर 25 को मोड होना है तो 25 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। और ये ज्यादा कब होगी? जब ये x की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी, तभी तो मोड आपका 25 होगा। क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए? +1 और होना चाहिए ना। 25 मोड कब होगा? जब ये पूरे आपके फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे 3 वाले आपको दिख रहे हैं, बस एक अगर 25 में एक्स्ट्रा हो जाए तो अपने आप क्या हो जाएगा? मोड बन जाएगा, राइट। तो यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए, तभी इसमें 1 ऐड हो जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि मोड आपको कितना दिया है? मोड 25 है। बस बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक हो गया, आपने 1 ऐड कर दिया, यानी कि जो x है, x एक ही यहाँ पे सिंपल x है, तो एक डाटा आपको और ऐड होना है। तो वो डाटा कहाँ पे ऐड होगा? इस 25 वाले में ऐड होगा, तभी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो x होगा वो x का कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोड के इतने बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है कि कोई बेसिक सा क्वेश्चन भी आपसे छूट ना जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14। फोकस कीजिएगा, अर्थमेटिक मीन आपको 14 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वहां पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह करेंगे सॉल्व? ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका xi हो जाएगा कितना है? 5 10 15 20 25, और उसके बाद fi कितना है आपके पास? ये है 7, ये है k, ये है 8, ये है 4 और ये है 5। ठीक हो गया। तो आप क्या कर दीजिए? fi xi यहाँ पे निकाल दीजिए। तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, 10 के 15 अट्ठे 120, 20 चक्को 80, 25 पंजे 125, राइट। तो यहाँ पे आपका सिग्मा f कितना आ जाएगा? ये आएगा 7 8 7 15, 15 4 19, 19 और 5 24, 24 प्लस k, राइट। अब आपको क्या दिया हुआ है? अब आपको यहाँ पे, ठीक है, अब आप क्या और निकाल लेंगे? आपको क्या पता है? मीन, अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखेंगे? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक मीन आपको दिया 14, तो 14 इज इक्वल टू सिग्मा fi xi कितना है? 24। सॉरी, अभी हमने सिग्मा fi xi नहीं निकाला है, तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, सिग्मा fi xi क्या निकलेगा? सिग्मा fi xi 35 और 120, 120 में 35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 155, 155 में 125 पहले ऐड कर लो, 155 और 5 160, 160 और 20 180, 180 और 100 280, 280 में 80 ऐड करो तो ये आपका हो जाएगा 360। तो 360 प्लस 10 के। आई होप पूरी कैलकुलेशन मैंने सही की होगी।
अगर गलत की होगी तो पता लग जाएगा, ठीक है। हमने सही जोड़ा है जहाँ तक है। तो ये आपका आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई आपको पता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपको 14 दी है, तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी। तो 14 इज इक्वल टू 360 प्लस 10 के अपॉन ये आपका आ जाएगा कितना है 24 प्लस के। अब सॉल्व करो तो 14 इंटू 24 प्लस 14 इंटू के इज इक्वल टू 360 प्लस 10 के। तो 14 चौको 56, कैरी 5 यानी हासिल लगो 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 336। तो ये आपका 336 है, और यहाँ पे है 14 के इज इक्वल टू 360 प्लस 10 के। तो 14 के माइनस 10 के यानी कि 10 के को इधर लिया हो तो ये 4 के बचेगा, और 360 माइनस 336 करोगे आप तो ये आपका बचेगा 24। तो k इज इक्वल टू 4 6 24। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6 निकल के आ गई। तो यहाँ पे k आपका निकल के आ गया 6, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 160 it was detected on rechecking that the value 165 was wrongly copied as 125 for computation of mean. Find the correct mean. ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसका करेक्ट मीन निकालना है, और बोला क्या गया है कि आपके पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है 40 ऑब्जर्वेशन है, जिनका मीन आपका निकल के आया 160, जिनका मीन कितना निकल के आया 160 निकल के आया। और इसमें क्या बोला गया है आपको कि जब इसको रिचेक किया गया तो इसमें एक गलती मिली। वो गलती क्या मिली कि यहाँ पे it was detected on rechecking that the value 165 was wrongly copied as 125। यानी इस 40 ऑब्जर्वेशन में से एक वैल्यू 165 थी जिसको गलती से हमने 125 लिख दिया, क्योंकि गलती हो जाती है डाटा में कभी कभार। तो आपका जो मीन निकला है यानी कि 160 जो मीन निकला है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने 160 बोल दिया। जो आपकी 40 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 160, बट उसमें एक जो डाटा 165 था उसको गलती से हमने 125 लिख दिया है, तो जिससे मीन गड़बड़ हो गया है। तो आपको करेक्ट मीन यहाँ पे इसका निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि मीन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी यहाँ पे 40 है, तो सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इन शॉर्ट डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू कितना आया होगा 160 आया होगा। तो सम ऑफ 40 कितना निकल जाएगा यहाँ से 160 इंटू 40, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आएगा सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन। क्या निकल के आएगा सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन। अब इस सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन में से ध्यान दीजिएगा, पहले इसको मैं यहाँ पे फिर से पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। जीरो तो आपके 2 आएंगे लास्ट में, फिर 16 चौको 64, 6400 आपका जो निकल के आया, ये निकल के आया सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसमें से गलती क्या हुई है, एक तो इसको आप मार्क कर लो, थोड़ा पास में लिख देते हैं 6400, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन 40 ऑब्जर्वेशन में से आपको क्या माइनस करना है 125 को माइनस करना है, क्योंकि गलती से ले लिया गया है। लेना कितना था हमको 165 लेना था, तो यहाँ पे 165 को ऐड कर दो। बची कितनी ऑब्जर्वेशन 40 बची, क्योंकि 125 वाली ऑब्जर्वेशन को हटा दिया और 165 वाली ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे डाल दिया, यानी जब 125 को हमने हटाया तो 30 ऑब्जर्वेशन हो गई, फिर आपने 165 को ऐड कर दिया, फिर से 40 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो यानी ये आपका किसके इक्वल है फिलहाल, ये था यहाँ पे कितना, हाँ अब देखो ये आपका निकल के कितना आया था 6400 माइनस 125 प्लस 165, यानी इसकी वैल्यू तो कितनी है 6400। अब एक काम ही करो 165 में से 125 को माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपका प्लस का 40 और बचा, यानी आपने 40 कम जोड़ा। तो ठीक है 6400 में 40 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6440, यानी 6440 हो गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन न्यू मतलब करेक्शन होने के बाद। अब आपको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन जो नया केस है वो आपको पता है कितना है 6440, तो ये आपका 6 जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल 6440 हो गया, ठीक है। और डिवाइड किससे करोगे 40 से, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन तो 40 है, तभी तो ये मीन निकलेगा न्यू वाला। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 24 हो गया, 4 6 जा 24, राइट। फिर यहाँ पे 4 बचा, 4 1 जा 4, तो नया मीन कितना आ गया 161। तो 161 आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो गाइस बेसिक से बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए और ज्यादा टफ चीजें नहीं है भाई, एक बार क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है और जब क्वेश्चन आप समझ लोगे उसके बाद चीजों को बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ऐसे और भी लेक्चर्स देखने हैं तो आप आज ही डाउनलोड करें वेदाशी लर्निंग ऐप को। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस दिख जाएंगे और अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसी ऐप के थ्रू, यानी जिसका नाम है वेदाशी लर्निंग ऐप, उसके थ्रू इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।